चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक पुस्तक है सिंधु घाटी सभ्यता के सृजनकर्ता शूद्र और वणिक डॉक्टर नवल वियोगी की। तो इन्होंने बहुत सारे जो मिथ हैं ब्रह्मनिकल सिस्टम की, आर्य आए, ये गए, वो गए, उन सारी चीज़ों को किया है। लेकिन इन्होंने इन सब के बावजूद भी एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो उठाया है इसमें कि ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र की उत्पत्ति के बारे में क्या दिया गया है। उसकी चर्चा करते-करते ये अचानक से जब पूरी जितने जो पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, इस तरह के जितने भी पुराण हैं, इनका सबका स्टडी करना शुरू करते हैं और शुरू करते-करते ये इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि इसमें तो पूरा मैप दिया गया है। बताया गया है कि भई कैसे कहाँ पे ब्रह्मा स्थित है, कहाँ पे ब्रह्मा रहते हैं। वो कहानी सुनी है ना कि ब्रह्मा के यहाँ 365 दिन के बराबर 1 दिन होता है। ये तरह-तरह की कहानियाँ जो ये लोग गाते रहते हैं। तो ये दरअसल पुराण लिखने वाले तो लिखे तो थे कहीं से चोरी करके, कहीं-कहीं से कुछ शब्द सुने थे और उस शब्द को सुन के कुछ-कुछ लिखना चाह रहे थे। नॉलेज तो थी नहीं। जब एग्ज़ाम होता है, तब मेहनत करने वाला बच्चा तब मेहनत करके पढ़ के आता है। जो कॉपी पेस्ट बच्चा होता है, अब उस एक शब्द देखता है कि प्रश्न में क्या लिखा है। अच्छा, ब्रह्मा लिखा है, लाओ ब्रह्मा के बारे में लिखते हैं। अब जो मेहनत करके पढ़ के आया है उसको तो अच्छे से पता होगा कि क्या है ब्रह्मा ब्रह्म है, क्या है, नहीं है। जो नहीं पढ़ के आया है वो ब्रह्मा एक शब्द लेगा उठा के वो कुछ लिख रहा है उसमें, कुछ भी भर रहा है। जो मन में आया है, देखा है, सुना है, गाया है या अपने मन से बना के मनगढ़ंत लिखे जा रहा है। तो लिख दिया इन लोगों ने। समुद्र पार पे तो बैन थी ना, तो समुद्र पार करके तो कभी गए नहीं, दुनिया देखे नहीं, कुएँ से बाहर निकले नहीं और पूरे दुनिया भर का गाथा लिखे जा रहे हैं। कुआँ का मेंढक जो है जब पूरी दुनिया का गाथा लिखेगा तो सच्चाई मिलेगी, ज़रा सोचिए। तो आइए देखिए ये नवल कुमार वियोगी जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रिसर्च किया इस पे कि क्या उन्होंने ब्रह्मलोक को क्या किस तरह से दिखाया है, तो उनके ही किताब से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। ये लिखते हैं, भागवत व विष्णु पुराण में पृथ्वी के भौगोलिक विश्लेषण की गल्प संस्कृत ग्रंथों के रचनाकार ब्राह्मण ऋषियों ने धर्म, दर्शन, कथाएँ, कहानियाँ, वंशावलियों की रचना के अतिरिक्त भौगोलिक वर्णन भी लिखे हैं, जो निराधार गल्पों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ये आपने देख लिया कि ये भी लिख रहे हैं कि निराधार गल्प है, लेकिन इन्होंने इतने सारे गप हाँकने के साथ-साथ जो भौगोलिक स्थिति होती है, उसके बारे में भी गप लिख दिया। मतलब एक तो होता है कि आप कथा कहानी कथानक आपने चुन लिया, एक किरदार बनाया, उसको बोल दिया कि ये पुराना होगा, कभी त्रेता युग, सतयुग उसके बारे में गप छान रहे हैं, वो तो वो। इन्होंने जो भौगोलिक स्थिति थी, उसके बारे में भी गप छान रखी है। अब ये लोग क्या करते हैं, तो ये आगे ये लिखते हैं कि वास्तव में रचयिता अपने चारों तरफ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते थे। जब भी उन्होंने अपने निकट पड़ोस को छोड़कर वर्णन किया, तो वे अंधेरी कहानियों में चले गए और उन्होंने बेलगाम कल्पनाओं का सहारा लिया। अब ये देखें आगे लिखते हैं जम्बूद्वीप तथा भारतवर्ष। अब ये सारी कहानी आपको तो पता ही होगा, सारे पुराण वगैरह जो है मुस्लिम शासन काल में लिखे गए हैं, फिर अंग्रेज़ों के कालखंड में लिखे गए हैं। उस समय तक भी इन लोगों ने बाहर से तब तक काफ़ी लोग आ चुके थे, चाहते तो ये थोड़ी-सी सच्ची जानकारी भी लेकर लिख सकते थे। लेकिन इन्होंने खूब गप हाँके हैं, धर के गप हाँका है। अब सुनिए ज़रा कहानी इनकी। जम्बूद्वीप और भारतवर्ष क्या है? एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, आज आप लोग जब एक वर्ष का मतलब समझते हैं 1 ईयर, लेकिन आज से 200-300 साल पहले भारत में वर्ष का मतलब जगह होता था, जो एरिया लैंड होते थे ना, उसको ये कहते थे। पुराणों में वर्ष का मतलब ईयर नहीं है क्योंकि ब्राह्मणों के पास अपना कोई कैलेंडर है नहीं। ये क्या जानते थे कैलेंडर क्या होता है, साल क्या होता है। तो ये लोग वर्ष का मतलब जगह बताते थे, ठीक है ना? कि कौन-सा जगह है, जैसे भारत के साथ वर्ष जोड़ दिए, तो वो हो गया भारतवर्ष। मतलब वो जगह की बात चल रही है। इस तरह से आप समझिएगा। तो ये लिखते हैं विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के इन 7 महाद्वीपों का नाम है जम्बूद्वीप, पलाच्छाद्वीप, शालमल द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शकद्वीप तथा पुष्करनाद्वीप। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने
जो विष्णु पुराण लिखा है, पृथ्वी को इन्होंने 7 महाद्वीप में बाँट दिया है। ज़रा ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आप लोगों को ब्रह्मलोक तक पहुँचाऊँगा, इन 7 द्वीपों से सारी जो नदियाँ, दरिया जो है ना, जो शराब वाली दरिया हैं, उन सब से भी पार करा के ले चलूँगा मैं अभी। तो बने रहें, देखते रहें इसको। तो अलग-अलग 7 समुद्रों द्वारा घिरे हुए हैं, ठीक है ना? जो अलग-अलग 7 समुद्र द्वारा 7 द्वीप हैं, पूरा पृथ्वी को 7 भाग में इन्होंने बाँट दिया और फिर कह दिया कि ये जितने भी ये चारों सातों जो हैं द्वीप, ये 7 समुद्र से घिरे हुए हैं, जिनके नमकीन पानी अब ज़रा लाइन से सुनते जाइए कौन-कौन से समुद्र हैं। समुद्र का ये लोग टेस्ट भी किए थे। कभी पार करके समुद्र पार तो कभी ज़िंदगी में किए नहीं। भारत से निकल के कभी बाहर तो गए नहीं, वो तो बौद्ध गए थे। बौद्ध ही तो विदेश में फैले हैं ना, ये तो कभी गए नहीं थे। यहीं बैठ के गप छान रहे थे, तो सुनिए ये क्या कहते हैं, जिनमें नमकीन पानी, गन्ने का रस, सुन लीजिए, एक समुद्र होगा जिसका नमकीन पानी होगा, दूसरे में गन्ने का रस होगा। सुन लिया आपने? तीसरा होगा शराब, शराब की भी दरिया ये बहा रहे थे। ये बोल रहे हैं कि 7 द्वीप है, सातों समुद्र से घिरे हैं और एक ऐसा द्वीप है जो शराब से भी घिरा हुआ है। उसके चारों तरफ शराब की जो है दरिया बहती है। और सुन लीजिए शुद्ध घी, अब एक ऐसा द्वीप है जिसके चारों तरफ शुद्ध घी की दरिया बहती है। सुना आपने? और एक देखिए उसके आगे वाला एक जो दरिया है वो मट्ठा से, मट्ठा आप समझते हैं ना? जो दूध से दही बनता है, दही को जो मठ दिया जाता है और उसके बाद से घी निकाल के जो पानी डाल के जो मट्ठा बनता है, लस्सी टाइप का मट्ठा बोलते हैं, उससे पूरा-पूरा द्वीप जो है घिरा हुआ है। मट्ठा में मतलब कि लैंड खड़ा है, द्वीप खड़ा हुआ है। और सुनिए और एक और ऐसा दरिया है जिसमें दूध बहती है, पानी-वानी नमकीन पानी नहीं, दूध बहता है और उसके आगे क्या है, शुद्ध पानी है। मतलब कि जो सबसे जो ब्रह्मलोक की तरफ जो आप पहुँचेंगे, मतलब ब्रह्मलोक क्या मतलब एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे शुद्ध पानी है, बाकी सब के सब जो हैं, ये दूध, मट्ठा, घी, शुद्ध घी, शराब, गन्ना के रस और नमकीन पानी से घिरे हुए हैं। अब ये इतने दूरदर्शी लोग थे कि ये सारी गप इन्होंने लिखी है मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेज़ों के शासनकाल में इनको मतलब भारत से बाहर तक का कि समुद्र है कि नहीं है, द्वीप है, ये तक की जानकारी नहीं है। आप तो समझ गए होंगे कि ये संस्कृत क्यों नहीं पढ़ने देते थे किसी को। अब तो समझ में आ रहा होगा। इनकी सारी ये जो मेरिटधारी बनते हैं ना, सारी मेरिटधारी उसी समय खींच के सामने आ जाती। अच्छा, ये देखिए, जिनमें न तो ये हो गया, अब आगे देखें जम्बू द्वीप सभी महाद्वीपों के केंद्र में है। अब इनकी एक और कहानी सुन लीजिए। जिस तरह से विभिन्न-विभिन्न देशों के जो धर्मांध लोग थे, अपने-अपने धर्म का जो जगह था, उसको बोलते थे कि यही केंद्र में है। पूरी दुनिया के सेंटर में यही है। तो उसी तरह से इन लोगों ने भी अपनी एक गाथा गा दी कि जम्बूद्वीप सभी महाद्वीप जो 7 महाद्वीप है ना, इन सब के केंद्र में, बीच में जो जम्बूद्वीप है। यह प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र के हिस्से में आया, जिसने आगे इसे अपने 9 पुत्रों में बाँट दिया। सुन रहा है ना? ये एक प्रियव्रत नाम का कोई राजा था, उसके हिस्से में आया था, उसका पुत्र था अग्निद्र, उसके हिस्से में जम्बूद्वीप आ गया था और उसने अपने 9 पुत्रों में बाँट दिया, मतलब 9 भाग में पूरे जम्बूद्वीप को बाँट दिया। जम्बूद्वीप के मध्य में मेरू नाम का पर्वत है। अब ये कहानी ज़रा सुन लीजिए ढंग से। जम्बूद्वीप जो है, उसके ठीक बीच में मेरू नाम का एक पर्वत है। जो 84,000 योजन ऊंचा तथा उसकी चोटी पर ब्रह्मा की नगरी बसी है। लीजिए मिल गया आपका ब्रह्मलोक। सुना आपने? ये जो आपका ब्रह्मलोक है, ये कहाँ पे है? तो जो जम्बू द्वीप है, इसके ठीक मध्य में मेरू नाम का पर्वत है। 84,000 योजन ऊंचा है। अब एक योजन जो है 12 किलोमीटर होता है। पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे इनके सारे धर्म ग्रंथों से, तो जो दूरी आपको समझ में आएगी वो 8 से 14 किलोमीटर के बीच में आई है और ज़्यादातर 12 किलोमीटर मानी जाती है। तो 12 किलोमीटर ही लगभग हर जगह माना जाता है। तो अब 12 किलोमीटर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए इतना किलोमीटर ऊँचा हो सकता है। अरे ये जो 84,000 जो लिखा हुआ है ना 8,400, ये हिमालय पर्वत भी जो सबसे ऊँचा है ना वो 8 साढ़े 8 किलोमीटर ऊँचा है। 9 किलोमीटर नहीं है मतलब।
अभी हिमालय पर्वत भी 9 किलोमीटर नहीं है और ये देखिए ये अभी तो इतना योजन है, इसमें 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिए इतना 12 गुना ज़्यादा इनका इतना ऊँचा वो था ब्रह्मलोक है। मतलब इन्होंने कॉपी पेस्ट तो किया कि इनका भगवान आसमानी नहीं है, इनका भगवान जो है आसमानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बौद्धों से सीखे थे, सारा चीज़ तो बौद्धों से कॉपी किए थे। अब बुद्धिस्ट कहते थे कि देखो कोई आसमानी चीज़ होता नहीं है। सब चीज़ ज़मीन पे है, यहीं पे हमको जन्म लेना है, मर जाना है यहीं पे और कुछ आसमानी नहीं होता। तो इन्होंने कॉपी पेस्ट तो किया लेकिन मैंने क्या कहा आपसे कि कॉपी करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए, दिमाग तो इनके पास था नहीं।